नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए जयराज रावल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। क्या 12 घंटे 15 घंटे आर्टिकलशिप साथ में है, क्लासेस चल रहे हैं। है कल्पना में तर्क वो, अच्छे बुरे में फर्क वो अंत में जहां से वहां से फिर शुरू है वो, गुरु है वो, गुरु है वो। तो सीए एक ऐसा कोर्स है जो मुझे लग रहा है कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स तो है ही। सीए बन गए, उसके बाद क्या? उसके बाद मतलब जनरली पूछते हैं लोग कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर आपके क्या थॉट है? 5 साल सीए किया, हॉस्टल में रहा, बट जैसे आपने पहले ही पूछा कि जिस दिन सीए बना ना वहाँ से लाइफ चेंज हो। तो रेदर ये है कि आप सारा फोकस एक चीज़ पे लगाओ, सीए में रैंकर बनो ना। नहीं, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, कोर्स कौन सा करना चाहिए, कौन सी डिग्री नहीं परस्यू करनी चाहिए? आप वो क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? एम्प्लॉय रिटेंशन का प्रॉब्लम बहुत होता है। पहले तो आप ये समझो कि टीम के रिलेटेड 6 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या 3 चीजें ऐसी करे बिजनेस में बंदा तो उसका सेल्स इंप्रूव होने लग जाए? और सीए वाले लोग तो शायद मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं। एक मैसेज दे दो कि क्या कहना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स को, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और जो मतलब इस फील्ड में उतरना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए जयराज रावल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। जर्नी की शुरुआत हुई थी राजस्थान के छोटे से गांव से। कभी लगा नहीं था कि इस गांव से बाहर भी कोई दुनिया है, बट देन सीए हैपेंड। 5 साल की ग्रिलिंग, हार्ड वर्क and everything changed. Initially, I started my career with Big Four, work with best of the best people in the industry. पर हमेशा से मन में था कि कुछ मेरा करना है, कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है। So since then, I am building my own consulting firm. So इस चैनल पे हम बात करेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर इनटू प्रैक्टिस। उनसे सीखेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे, उनसे मैं सीखूंगा, उनसे आप सीखोगे, और हम सब साथ में ग्रो करेंगे। So let's build together, let's learn together. Our first guest is very special, someone whom I admire right from my CA days. Dr. CA Umang Rattani. He is an entrepreneur, a TEDx speaker, author, and a business coach. By qualification, Dr. Umang CA Rattani is chartered accountant, company secretary, PhD, LLB, NLP, MBA, and lot more. So पिछले 13 साल से डॉक्टर CA उमंग रत्तानी एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, अपना एआई का स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हैं। है कल्पना में तर्क वो, अच्छे बुरे में फर्क वो अंत में जहाँ से वहाँ से फिर शुरू है वो, गुरु है वो, गुरु है वो। रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर सर। थैंक यू मोस्ट जयराज। वेलकम। थैंक यू जयराज। तो बहुत लोगों से सुना है कि सीए बनने के बाद जिंदगी बदल जाती है, कैसे बदलती है आप बताइए? देखो, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, अगर मैं तेरे को बताऊँ ना, तो एक तो सीए ऐसी डिग्री है जिसमें आपको मेहनत करना सिखाते हैं। मतलब जितने भी लोगों ने सीए किया होगा तो सब इसमें मतलब यस बोलेंगे या तो अग्री करेंगे कि आप 12 घंटे 15 घंटे आर्टिकलशिप साथ में है, क्लासेस चल रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई करनी है, घर वालों का प्रेशर है। तो 2-3 चीज़ें सीए करते करते बंदा सीख जाता है, मेरे एक्सपीरियंस से, राइट, जो मैंने सीखा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट है प्रेशर को हैंडल करना, राइट। दूसरा है मेहनत करना, ठीक है। जब आपको ये 2 चीज़ें आ जाती है ना कि कोई भी प्रेशर को आप हैंडल कर सकते हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, और तीसरा सीए की एग्जाम में कभी कभार फेलियर मिलता है तो डटे रहने वाली जो भावना है, राइट। जब ये बंदा 3 चीज़ें सीख जाता है ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है। मेरे को बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर आपने इतनी सारी डिग्रीज कैसे ली, तो मैं हमेशा बताता था कि जो बंदा सीए कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो सीए एक ऐसा कोर्स है जो मुझे लग रहा है कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स तो है ही, लेकिन वो आपको लाइफ वैल्यूज सिखाता है, वर्च्यूज सिखाता है, जिससे आप लाइफ में कभी पीछे नहीं पड़ते हो। वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यस। तो आपकी जर्नी क्या है, आपके अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स क्या थी, मतलब आपकी स्टोरी क्या है? देखो, मैं ना बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हारिज। और बचपन में तो मैं बहुत मतलब नॉटी था, मस्तीखोर था, पूरे गांव में सबको मारता था, फेमस था मस्ती करने के लिए। अच्छा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बदली, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, पापा को पैरालिसिस हो गया, और माई मदर हैड टू वर्क, राइट, माई सिस्टर हैड टू वर्क सो दैट घर का सारा चीज़ चल सके। तो 10th में आते आते ये समझ में आ गया कि अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर कुछ करेंगे नहीं तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो वो मतलब जो बोलते हैं ना कि इफनी मोमेंट था, राइट। ऑल दो स्ट्रगल्स थे, लेकिन मेरा ये था कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो 10th से पढ़ना शुरू किया। 10th से पढ़ना शुरू किया तो फिर ये हुआ कि 12th में मैं स्कूल में फर्स्ट था। आई वाज स्कूल फर्स्ट। अभी हमारे यहाँ से नज़दीक में पाटन करके डिस्ट्रिक्ट है, तो ज़्यादा तो लोग वहाँ पे कॉलेज करते हैं। मैंने घर वालों से मतलब लड़ाई तो नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ ऐसे हट रखी थी कि भाई मैं पाटन में नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल में फर्स्ट हूँ तो मैं यहाँ क्यों पढ़ूंगा।
तो वो जिद करके फिर मैं अहमदाबाद आया था। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे। करेक्ट। राइट, हॉस्टल में इवन सीए की क्लासेस में भी मैंने स्कॉलरशिप लिया था। अच्छा। राइट, और 12th तक गुजराती मीडियम था। तो ये था कि भाई इंग्लिश मीडियम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी बड़ी चीज़ थी। पहली बार बाहर आए थे पहला तो। जनरली मतलब ये लोग फेस करते हैं ये वाली डिफिकल्टी सीए में आते हैं। करेक्ट। तो गुजराती मीडियम, ऊपर से बाहर से आना, तो पहले साल मैंने सीए ज्वाइन नहीं किया था। पहले साल तो मैं एक्सप्लोरेशन स्टेज में था कि क्या कर सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर यहाँ आए तो देखा लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर कोर्स कर रहे हैं। तो समझ में आया कि सस्ता कोर्स कौन सा है। तो उस टाइम पे लगा सीए सबसे सस्ता कोर्स है। सो सस्ते की वजह से और थोड़ा ऑब्वियसली मार्केट में उसका रेपुटेशन तो था, तो आई ज्वाइन सीए। 5 साल सीए किया, हॉस्टल में रहा। बट जैसे आपने पहले ही पूछा कि जिस दिन सीए बना ना, वहाँ से लाइफ चेंज हो गई। राइट, तो बहुत स्ट्रगल किया, स्कॉलरशिप पे पढ़े, बहुत सारे रिलेटिव्स है, बहुत सारे दोस्त है जिन्होंने साथ दिया। बट ऑल गॉड ग्रेस, चार्टर्ड बने तो पूरा लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंज हो गया। बहुत सिमिलर स्टोरी है मेरी भी। ऐसे मैंने भी 10th के बाद ही मतलब लाइफ को सीरियसली लेना शुरू किया था, और उसी के बाद जब से सीरियस हुआ उसी के बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई। वही है, तो मैं ना हमेशा ये मानता हूँ कि लाइफ इज अ गेम ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है। शायद मेरे केस में सारी जो एनर्जी थी पहले डाइवर्टेड थी। अच्छा। मस्ती में, मजाक में, दोस्तों में। जब उस एनर्जी को इकट्ठा करके पढ़ाई में लगा दिया तो पढ़ाई अच्छी हो गई। अभी वो पढ़ाई वाली एनर्जी बिजनेस ओनर को हेल्प करने में, किसी का अपलिफ्ट करने में लगा रहे हैं, तो वो बढ़िया हो रहा है। तो ये इट्स अ गेम ऑफ हाउ यू हैंडल योर एनर्जीज। करेक्ट। तो एक मतलब स्टूडेंट्स का जनरली क्वेश्चन रहता है कि सीए कर रहे हैं तब तक तो बहुत फोकस है कि एक ही गोल है सामने कि सीए करना है। सीए बन गए उसके बाद क्या? अब उसके बाद मतलब जनरली पूछते हैं लोग कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर आपके क्या थॉट है? मेरे हिसाब से तो सीए करते टाइम भी और सीए करने के बाद भी और कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा। राइट, पहला तो मैं टाइम की बात कर लेता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखो, मैंने खुद उस टाइम पे 3 कोर्सेज की है। जब मैं सीए कर रहा था, मेरा बीकॉम चल रहा था, फिर बाद में एमकॉम चल रहा था, एलएलबी चल रहा था, सीएस भी मैं कर रहा था साथ में। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको एनर्जी की बात बोली, राइट, जब आप दूसरी तीसरी चीज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो रेदर ये है कि आप सारा फोकस एक चीज पे लगाओ। सीए में रैंकर बनो ना, आप वो क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? बस सीए बनने के बाद क्या करना? फॉर एग्जांपल रैंक भी आ गई, उसके बाद? अभी उसके बाद देखो, वैसे तो 2 बड़े ऑप्शन है, जॉब करो, प्रैक्टिस करो। यस। नहीं, बट आप मुझे पूछोगे अभी तो प्रैक्टिस से भी ज्यादा मैं बोलूंगा बिजनेस करो। नहीं, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, कोर्स कौन सा करना चाहिए, कौन सी डिग्री नहीं परस्यू करनी चाहिए, और करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, क्या है? नहीं, उसमें तो मेरा सिंपल आंसर है, कुछ मत करो। क्यों? तो आपने तो इतनी सारी डिग्री करी है, फिर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि नहीं करना इतनी सारी ली। जैसे देखो, एक बंदा है, उसने शराब पी या तो कुछ गलत किया, तो समझ में आया ना कि भी इतना नहीं करना था। तो डिग्री खराब नहीं है, ऐसा मैं मतलब उसको शराब के साथ वो जोड़ूंगा नहीं। बट पॉइंट ये है कि जो सीए किया है इतने साल मेहनत करके, पहले उससे तो आउटपुट निकाल लो। राइट, साथ में कुछ करते रहो। मतलब पढ़ाई लिखाई तो हमेशा चलती रहती है, चार्टर्ड बन के भी चलती रहेगी। बट जब आप डिग्री वाला कोई कोर्स करते हो या तो आप स्पेसिफिकली करियर अपलिफ्टमेंट की बात करते हो, तो फिर आपका पूरा फोकस वहां पे चला जाता है। सही है। तो उससे अच्छा मेरा ख्याल ये है कि या तो जॉब करो या तो प्रैक्टिस करो, बट 1-2 साल प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस लो। जब आप प्रैक्टिकल जियोगे ना उसको, तो बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी, और उससे भी ज़्यादा आपका करियर गोल क्लैरिटी मिलेगी। फिर क्लैरिटी मिलती है, फिर बाद में 2-3-4 चीज़ें और कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा भी मतलब ऐसा ही था कि जब सीए कर रहा था तब तो फोकस था कि अब सामने एक ही गोल है, सीए करनी है, सीए करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। तो घोड़े के कैसे डाले हुए थे ऐसे कि सीए करनी है। अब सीए बन गए, उसके बाद आके कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने भी ऑलमोस्ट सीपीए में एनरोल कर लिया था, क्लासेस भी ले ली थी। अच्छा। बट उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अभी नहीं करना है सीए, और ऑलरेडी मतलब सीए में टाइम दे दिया है। और अभी मैं भी ऐसा मानता हूँ कि लोगों को स्किल ड्रिवन होना चाहिए रादर देन डिग्री ड्रिवन। करेक्ट है। और मुझे बताओ, आपने अभी कुछ नहीं किया, फॉर एग्जांपल दूसरा कोर्स नहीं किया, तो आर यू सेटल, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? डेफिनेटली। फिर वही चीज है ना। मेरे को भी कोई पूछते तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको एक एंट्री देने के लिए सीए डिग्री है, अब यहाँ से आपका और बहुत बड़ी डिग्री है, मतलब छोटी थोड़ी है। यस। और यहाँ से मतलब कहीं पे भी आपको एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद तो स्किल, आपकी खुद की नॉलेज, वो सब आपको आगे लेके जाना है। एग्जैक्टली। डिग्री कोई भी, तो डिग्री से डोर ओपन हो जाते हैं। फिर आप स्किल बिल्ड करो, और स्किल बिल्ड के लिए करने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, राइट, वो उसका लेवल ही अलग है। सही बात है। तो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि बेटर आप कुछ करो पहले, और साथ साथ में पढ़ाई लिखाई तो ठीक है। मतलब देखो, हम सीए बन गए हैं तो वैसे भी 15-18
15-18 घंटे काम करने की आदत लगी है, तो 3-4 घंटे पढ़ो कुछ ना कुछ। तो जनरली मतलब ऐसा होता है कि लोग सीए बनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से कि जॉब करनी चाहिए, कोई बोलता है प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी का मन होता है कि प्रैक्टिस करनी है बट उसको गाइडेंस नहीं होती कि कैसे करना चाहिए स्टार्ट। तो आपके क्या थॉट है, उसको जॉब करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब आप बताओ। देखो इसमें मैं आपको एक व्यू बताऊंगा जो मैंने खुद भी किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। 2-3 चीजें हैं इसमें अगेन कि देखो, एक तो है आपका ऑलरेडी सेट प्रैक्टिस है, राइट, आपके पास सपोर्ट है, फादर का कुछ चीजें ऑलरेडी सेट है, या तो आपके ऐसे कनेक्शंस है, रिलेशंस है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। लेकिन मेरा फिर भी ये ख्याल है कि आपको इनिशियली 1 या 2 साल जॉब करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तब आपको उनकी प्रोसेसेस के बारे में, उनके सिस्टम्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में लर्न करने को मिलता है। ऑलरेडी अगर आपने वो आर्टिकलशिप में या तो वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। लेकिन अदरवाइज मेरा ये है कि बड़ी कंपनी में काम करो, एक्सपीरियंस लो, सिस्टम समझो, प्रोसेसेस समझो, और फिर उस एक्सपीरियंस को आप लाओ अपनी प्रैक्टिस में, फिर आप सिस्टम से काम करो, फिर आप वो लर्निंग से काम करते हो ना तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। मतलब तो आइडियली अगर आप मुझे पूछोगे तो धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस आंसर इज यस। लेकिन प्रैक्टिस करो, उसके पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लो। जैसे सीए करने से पहले प्रिपरेशन की, आर्टिकलशिप की, ऐसे प्रैक्टिस करने से पहले भी अपने आप को प्रिपेयर करो। उसके लिए शायद 1-2 साल आप जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते, मतलब जनरली कि एक बार जॉब में एंटर कर जाते हैं, फिर उनको मौका ही नहीं मिलता कि कभी फिर वो हिम्मत आती ही नहीं है कि फिर अभी बाहर निकल जाए यहाँ से, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है आगे जाके। करेक्ट, वो फिर उसके लिए बहुत सही आपने, हेलो, एक सीरियल है उधर सही पकड़े हैं। तो उसके लिए क्या है, कई बार लाइफ में मेंटर्स होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे पहले तो आपने डिसाइड करके रखा है कि कितने टाइम तक हम जॉब करेंगे। दूसरा जो आपने बोला ना, उसका एक एस्पेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। मेरा भी ये हाल हुआ था कि जब जॉब करते हो ना, सपोज आपकी सैलरी 5-10 लाख रुपया है, 3 लाख रुपए की महीने की सैलरी है, फिर क्या होता है कि आपकी लाइफस्टाइल उस तरीके की हो जाती है। फिर जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो एक आपके पास उतना सेविंग नहीं होता है, राइट। दूसरा आपकी लाइफस्टाइल सपोर्ट करे इतना इनकम नहीं होता है, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बेटर मेरा इसमें क्या होगा कि एक तो गोल के साथ जाओ कि 2-2.5 साल करना है, करेक्ट। दूसरा, लाइफस्टाइल तुरंत चेंज मत करो, पैसा आता है उसको सेविंग्स में डालो, इन्वेस्टमेंट करो, राइट। प्रैक्टिस के लिए वो पैसा अलग से सेव करके रखो। जब आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज नहीं हुई होगी, आपके पास सेविंग्स होगा, तो स्विच ओवर इजी हो जाता है। जब ये चीजें नहीं करते हैं तो स्विच ओवर डिफिकल्ट है, क्योंकि सामने इनकम नहीं दिख रही है, यहाँ पे इतना 3 लाख का फिक्स इनकम जा रहा है, सेविंग कुछ है नहीं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, तो ये डिफिकल्टीज है। तो यहाँ पे ये 2-3 स्टेप आप करते हो तो चीजें हो जाती है। मतलब सीए बनने के बाद भी अगर क्लैरिटी हो तो वो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लैरिटी इज अ ब्लेसिंग कि मैं बन गया यहाँ से। अभी कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जॉब करके देखता हूँ, फिर मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, उसमें 2 साल चले जाते हैं, फिर बोलते प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें 1-2 साल चले जाते हैं। करने अपन ड्यूरिंग द प्रोसेस जब सीए कर रहे हैं, उसी में अपने को क्लैरिटी आ जाए कि मेरे को जॉब करनी है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, और उसी जो सीए बनने के बाद फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं ऐसी जगह जाके ही जॉब करूँ जहाँ पे मेरे को प्रैक्टिस में हेल्प होगी आगे जाके। तो वो एक क्लैरिटी हो तो वो एक ब्लेसिंग के जैसा काम करता है। सही है, बट इसीलिए देखो जयराज, मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो सीए का 3-4 साल है वो एक्सप्लोरेशन स्टेज है, वहां पे आपको डिसाइड करना है। ज्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि सीए करते टाइम नहीं सोचते, अभी सीए करने के बाद सोचते कि अभी क्या करना है, राइट। जब अगर आपने सीए करते टाइम ये सारा एक्सप्लोरेशन कर दिया कि मुझे जॉब अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस कौन से फील्ड में करूंगा, बिजनेस करूंगा, पापा का बिजनेस करूंगा, कुछ और बिजनेस करूंगा, तो अगेन जैसे बात तो वही है कि क्लैरिटी, राइट। बट मैं बोलता हूँ क्लैरिटी वाला फेज सीए करते टाइम 3-4 साल में कर लो। अच्छा, दूसरा एक एस्पेक्ट मैं बताऊंगा, इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ हैव मेंटोर्स इन योर लाइफ, राइट। जब मेंटोर्स होंगे, जब लोग होंगे जो आपको अपलिफ्ट कर सके, डायरेक्शन दे सके, तो बहुत सारा काम इजी हो जाता है। तो वो नहीं ऐसा कि जनरली लोग कितना भी कुछ भी बोले, जो अंदर में वो ऐसा होता है ना कि हरामी मन मानता नहीं है कि करना ही करना है मुझे ये। कि फॉर एग्जांपल मेरे को भी पहले ऐसा था कि बिग 4 में जाना है, बहुत लोगों ने पहले भी ऐसा बोला था कि अच्छा है जॉब के लिए, बहुत बढ़िया है, बट बाकी एनवायरनमेंट वहाँ पे थोड़ा वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, टाइम नहीं मिलेगा खुद के लिए। बट फिर भी मैं बोला कि नहीं, जाना ही जाना है। और वहाँ पे गया था। अब मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर तुमको बिजनेस वगैरह करना है, तुमको प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ जाने से मतलब नहीं है फायदा। अगर जॉब करनी है तो यू शुड गो। तो होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिंदगी की कुछ ठोकरें पड़ती है तभी आप सुधरते हो। पर सर जैसे अपनी सीए इंडस्ट्री में देखो, आप प्रैक्टिस में भी तो मार्केटिंग तो कहाँ करने देते हैं? मार्केटिंग अगर कैसे कर सकता है कोई सीए करनी है तो? अभी देखो कैसे कर सकता है, मैं तो ऑडिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले ये बताओ। मार्केटिंग तो करनी चाहिए, बट मोदी जी इतने बड़े हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी सिर्फ अच्छा काम करके मोदी जी बने हैं, राइट?
मेरे मेरे मेंटर थे, वो हमेशा बोलते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे, अगर आप लोगों को बताओगे नहीं आप क्या करते हो, आप समझो आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, राइट, लेकिन आप एक गांव के कोने में बैठे हो, किसको पता चलेगा, राइट। तो मार्केटिंग इज ए नीड ऑफ द आवर। अभी कैसे करोगे वो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, अगर मैं सीए के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो, राइट। बट जो मैंने अभी देखा है रिसेंटली, मैं भी खुद करता हूं, कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, राइट। आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल सकते हो, आप सोशल मीडिया पे हेल्प कर सकते हो लोगों को, आप फ्री क्लासेस ले सकते हो, राइट, आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कंसिस्टेंसी रखिए, डेली कंटेंट पोस्ट कीजिए, डेली कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, और कोई एक फील्ड के तरह आप अपना बेसिकली पर्सनल ब्रांड बिल्ड कीजिए कि जब इस चीज की बात आती है तब आपको यूज कर, आपको मतलब लोग देखेंगे। मैं अभी एक बिजनेस ओनर से बात हो रही थी, उनसे मतलब मेरे सुन के काफी अच्छा लगा, उनसे बात करी तो। अच्छा। उनसे पूछा तो बोले कि क्यों आपका सेल नहीं बढ़ रहा है, तो बोले सेल बेटा है, हमारे पास माँ नहीं है, मार्केटिंग माँ है। सही है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो बिजनेस कोचिंग का थॉट कैसा है, उसके पीछे क्या स्टोरी आपकी जर्नी रही है बिजनेस कोचिंग में? देखो, अभी पहले से ही मुझे लोगों को हेल्प करने में बहुत मजा आता था, तो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचिंग, ओके, राइट। टीचिंग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो और सबसे इजी जॉब टीचिंग की थी। करेक्ट। तो जब मैं हॉस्टल में भी था तो स्टूडेंट्स को पढ़ा लेता था, कुछ पॉकेट मनी मिल जाती थी। सही है। फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस शुरू की तो क्या था कि प्रैक्टिस, मेरे पास अगेन इतना बैकग्राउंड नहीं था कि मैं प्रैक्टिस अपनी तरीके से सेट कर सकूं। ओके। तो मैं 2 जॉब करता था, मतलब मैं सुबह से दोपहर तक या तो सुबह शाम पढ़ाता था, दोपहर में मेरी प्रैक्टिस करता था। अच्छा। तो मेरा क्या है, परसों से पढ़ाने का, हेल्प करने का, ये नेचर भी बोल सकते हैं या तो ये आदत भी बोल सकते हो गई थी। जब सीए की प्रैक्टिस शुरू की तो ऑब्वियसली सीए किया था तो ये था कि भी प्रैक्टिस तो करनी है, राइट। तो पहले साल जॉब की, प्रैक्टिस शुरू किया, प्रैक्टिस 0 से स्टार्ट किया, प्रैक्टिस को बिल्ड करना शुरू किया। बट पता नहीं मुझे फाइनेंस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस गाय, राइट, लोग पीपल सी मी एज अ फाइनेंस गाय, बट मेरे को है ना फाइनेंस में इतना मजा नहीं आता था। इन अ वे मैंने फाइनेंशियल कंसल्टिंग से रेदर मेरा करियर का शुरुआत किया था। आई वाज हेल्पिंग बिजनेस ओनर कि मैं आपको फाइनेंस में हेल्प करता हूँ, कैश फ्लो में हेल्प करता हूँ, लोन क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरेट में मैं उनमें, कॉर्पोरेट एडवाइजरी में मैं उनको हेल्प करता था। पर जब मैं इनके साथ जुड़ा ना तो मुझे समझ में आया कि बिजनेस ओनर के बहुत सारे दूसरे भी प्रॉब्लम है, राइट। सेल्स नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंस तो एक एस्पेक्ट है, बिजनेस तो बहुत बड़ा है, राइट। तो सेल्स नहीं बढ़ रहा है, टीम के लोग नहीं टिक रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं हो रहा है, सिस्टम्स नहीं है, प्रोसेस नहीं है। तो मुझे हमेशा ये था कि ये जो बड़े बिजनेस है, एमएनसीज है, वो ऐसा तो क्या कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल एसएमईज है वो नहीं कर पा रहे। तो एक वहां से क्यूरियोसिटी हुई। करेक्ट। दूसरा, बिजनेस ओनर को कुछ ज्यादा देने का मेरे को ऐसा था कि मैं उनको दूं। राइट। तो आप ये समझिए कि मोटा मोटा एक टाइम पे मेरे पास 27 एम्प्लॉइज थे। ओके। सीए की प्रैक्टिस अच्छी थी, सब सही चल रहा था, बट फिर मुझे लगा कि कुछ अलग करते हैं, राइट। और एक इफनी मोमेंट ये था कि मेरी प्रैक्टिस में मैं एक बंदे से मिला उस टाइम पे, अच्छा, जो एक क्लाइंट के कंसल्टिंग का 1.5-2 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। ओहो, राइट, वो सिर्फ कंसल्टिंग का। अच्छा। तो 2 बातें बता दी और फिर पैसा ले लिया। सुपर। तो मुझे लगा यार इतना मेहनत करते हैं, क्लाइंट के जीएसटी का ये करते हैं, क्लाइंट को इतना हेल्प करना है, तो वहां से मुझे कंसल्टिंग का थॉट आया। फिर मैंने अगले 3 साल इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से सीखा। अच्छा। टोनी रॉबिन्स से सीखा, डॉक्टर अमित पारेख है उनसे सीखा, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा कि बिजनेस चलाते कैसे, बिजनेस के एस्पेक्ट क्या है, बिजनेस में करते क्या है, बिजनेस को बनाते कैसे, बिजनेस को लोग बिगाड़ते कैसे, राइट। और फिर गुजराती बंदा था तो मुझे हमेशा ये तो था कि अपना कुछ करेंगे। तो दैट्स हाउ पिछले 4.5-5 सालों से हम हमारा कंसल्टिंग का फॉर्म चला रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग का फॉर्म चला रहे हैं। तो बिजनेस कोचिंग तो मैंने काफी सुना है, बट आप एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो जैसे वर्चुअल सीईओ, इसके बारे में क्या है, मतलब क्या ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखो, वर्चुअल सीईओ जो है ना, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो फाइनेंस में वर्चुअल सीएफओ बहुत है, राइट। वर्चुअल तो सब जानते हैं क्या है। अभी क्या होता है कि जो एक बड़ी कंपनी होती है, अगेन मेरा जो पूरा फंडा है ना, मैंने एमएनसी से सीखा है, उनकी प्रोसेस, उनकी सिस्टम, उनके स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रेटेजी से सीखा है। और मैं ये हमेशा सोचता था कि यही सारी चीजें एक एमएसएमई बिजनेस ओनर है, राइट, जिसका 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें कैसे ये लगाए और उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, राइट। अभी उनके चैलेंजेस क्या है कि वो लोग एक फुल टाइम सीईओ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक वेल क्वालिफाइड फुल टाइम सीईओ अगर वो रखने जाएंगे, राइट, तो उनको 10-15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सही बात है। उसके सामने अगर मैं उनके यहाँ पे वर्चुअल सीईओ की तरह काम करता हूँ, मैं और मेरी टीम मतलब वर्चुअल सीईओ की तरह काम करती है, तो एक उनको एक्सपर्टीज मिलेगी,
दूसरा उनको उतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट, राइट। तो उनके लिए भी अच्छा है, उनको सस्ते में एक सीईओ लेवल का बंदा मिल रहा है, राइट। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम 10-15 कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा बिजनेस के ऊपर काम करने को मिल रहा है। दूसरा जो मैंने मार्केट में एक गैप देखा था वो ये था कि जितने भी कोचीज है, कंसल्टेंट्स है, वो ज्यादातर एडवाइजरी सर्विस देते हैं। वो आपको बताते हैं क्या करना है, वो समटाइम वो आपको बताते हैं कैसे करना है, फ्रेमवर्क्स देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम तो आपको करना है। बिजनेस ओनर तो आपके हैं, धंधा तो आपका है, तो करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, राइट। और जब मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस कोचीज के साथ, कंसल्टेंट के साथ काम किया तो मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया था कि बिजनेस ओनर को पता है क्या करना है, करेक्ट, उसको ये नहीं पता है कि कैसे करे। और किसी को जब पता चल जाए कैसे करे तो भी उसके पास एक्चुअली वो करने का टाइम ही नहीं है, राइट। वो डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे मैनेजमेंट में, डे टू डे मतलब वो बोलते हैं ना कि धक्का मार ओनर है वो। यस, अपने पूरे बिजनेस में वो इतना उलझा हुआ है कि उसको नया चीज करने का थॉट, और अगर थॉट है तो फिर उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने का टाइम और उसको एग्जीक्यूट करने का स्ट्रेटेजी उसके पास है ही नहीं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल सीईओ, जहां पे हम क्या करते हैं, बिजनेस ओनर को डेडिकेटेडली एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करते हैं। जहां पे हम क्या करते हैं समझना आप, कि सपोज बिजनेस ओनर को हायरिंग करना है तो मेरे यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम है, वो उनके लिए जेडी बनाएगा, वो उनके लिए हायरिंग के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग करेगा, उनके लिए बंदा फिल्टर करेगा और उनको थाली में परोस के बंदा देगा जिसका इंटरव्यू लेना है, बंदा फाइनल करना है। उनको सेल्स बढ़ाना है तो मेरी यहाँ से सेल्स की प्रोसेस बनाई जाएगी, मेरे यहाँ से उनकी सेल्स की टीम की ट्रेनिंग दी जाएगी, मेरे यहाँ से उनके स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, रिपोर्टिंग चीजें डिसाइड की जाएगी और फॉलोअप किया जाएगा ताकि सेल्स का बंदा काम करे। उनको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग की राइट एजेंसी आइडेंटिफाई करना, उस एजेंसी से काम निकलवाना। बहुत सारे बिजनेस ओनर का ये चैलेंज होता है, अच्छा बंदा मिलता नहीं है, इवन एजेंसी की बात करो, मिलता है तो टिकता नहीं है, और अगर अच्छी एजेंसी मिलती है तो अच्छा काम नहीं करते हैं। हम उनको राइट एजेंसी से कनेक्ट करवाते हैं, उस एजेंसी से काम निकलवाते हैं और अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ में हम पार्टनर बनते हैं। तो मेरा भाई है, उसका मतलब सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ उसका सेट है, तो फिर उसको क्यों करनी चाहिए? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। उसको है ही नहीं ऐसा कि मेरे को मतलब ऐसा है कि कुछ मेरे गैप है या तो कुछ है। देखो अभी कोई बंदा सेटिस्फाइड है, राइट, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, देखो बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो रियली सेटिस्फाइड है? अगर उसको लाइफ में ग्रो करना है, वो बंदा 2 करोड़ पे है और उसको 6 करोड़ पे जाना है, तो हर किसी को जाना होता है, हर किसी को जाना होता है, आपने खुद बोला। अभी अगर 6 करोड़ पे जाना है तो मेरे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक, आप 6 करोड़ पे क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी कुछ तो लैकिंग है, राइट। और दूसरा, अगर वो लैकिंग आप ओवरकम कर पाते, अकेले कर पाते, तो आपने ऑलरेडी कर लिया होता। जब आप 2 करोड़ पे हो, आप 6 करोड़ का काफी टाइम से सोच रहे हो, 6 करोड़ पे आप जा नहीं पा रहे हो, राइट, इसका मतलब ही ये है कि आपको आता नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू डू इट। और जब आपको आता नहीं है तो 2 ही सिचुएशन है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को लाइफ में 2 करोड़ पे रहना है, कोई तरीका नहीं है, और या तो आप किसी की हेल्प लो, या तो आप मेंटर्स बनाओ, या तो आप कोचिज का हेल्प लो, या तो आप वर्चुअल सीईओ की तरह हमें अपॉइंट करो, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे कि 2 से 6 करोड़ पे जाने के लिए पहले तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दूसरा उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तीसरा उसको रिव्यू कैसे करेंगे, और चौथा अल्टीमेटली उस ट्रेजेक्टरी में, उस पाथ में आप कैसे आते हो। तो आपने मतलब इतने सारे बिजनेस ओनर्स को हेल्प करी है, तो इतने सारे लोगों से मिले होंगे फाउंडर में, क्या आपको मतलब क्या लगता है कुछ चीजें क्या होती है जो कुछ लोग स्केल कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते? क्या एक वो ऐसी चीज होती है जहाँ पे क्या माइंडसेट होता है, या तो राइट पॉलिसीज प्रोसीजर होते हैं? क्या एक चीज ऐसी होती है जो, देखो इसमें 2 एस्पेक्ट है। पहले तो पर्सनल कुछ चीजें होती है, ट्रेड्स होते हैं, पर्सनल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट, और दूसरा बिजनेस एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। पर्सनल ट्रेड की पहले मैं बात करता हूँ। पहला तो है माइंडसेट। क्या बिजनेस ओनर ग्रोथ माइंडसेट रख रहा है? अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है बहुत सारी जगह पे आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना, एक्सपेंस भी नहीं बोलूंगा, रेदर मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, कि आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। ज्यादातर बिजनेस ओनर तो डेलीगेट करने के लिए रेडी ही नहीं है। करेक्ट है। उनको लगता है मेरे धंधे में सबसे बढ़िया मैं बहुत बार बोलता हूं कि इफ यू आर द बेस्ट इन योर बिजनेस इज डूम्ड। इन अ वे आपका धंधा डूबने वाला है, राइट। क्योंकि अगर आप ही करता हरता हो, आप ही को सब कुछ आता है, आपके अलावा किसी को आता नहीं है, इसका मतलब जिस दिन आप बीमार पड़े, आप छुट्टी पे गए, आप बाहर हो, धंधा तो बंद हो गया। करेक्ट है, राइट। तो वो माइंडसेट है आपका कि मैं ग्रोथ करना चाहता हूं, क्या वो माइंडसेट है कि मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्या वो माइंडसेट है कि मैं डेलीगेट करूंगा? तो पहली चीज ये है। दूसरा, अगर बिजनेस के एस्पेक्ट से बात करें तो सिस्टम्स होनी चाहिए, प्रोसेसेस होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बिजनेस ओनर
लोगों को लेके आ जाते हैं, उनको काम देते थे, बोले अच्छा नहीं कर रहा है। अरे भाई आपने सिखाया, ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। अगर आप उस बंदे को ट्रेन नहीं करोगे, अगर आप उस बंदे को ट्रेन करने के बाद उसका सिस्टम नहीं बनाओगे, रिपोर्टिंग नहीं लोगे, रिव्यू नहीं करोगे, आपके पास प्रोसेसेस नहीं है, एसओपीज नहीं है, कैसे धंधा बढ़ेगा? तो दिस आर समथिंग व्हिच इज लाइक मस्ट हैव फॉर एनी बिजनेस। मैंने भी एक जगह मतलब सुना था ऐसे, अच्छा, योर लास्ट पर्सन ऑफ सेल्स और योर लास्ट पर्सन ऑफ टीम शुड लुक लाइक यू, शुड बिहेव लाइक यू, शुड टॉक लाइक यू, तभी जाके ग्रोथ होता है ऐसे। एग्जैक्टली। तुम चैंपियंस आइडेंटिफाई करो और उनको लीड करने दो। यस, तो लीडर इज द वन हु मेक्स मोर लीडर, राइट? अगर आपको सिर्फ एम्प्लॉइज बनाने हैं, राइट, अगर आपको सिर्फ मतलब ये बोलते हैं ना कि गधे बनाने हैं, खच्चर चलाने हैं, करेक्ट है, तो फिर धंधा ऐसा रहेगा, राइट? आपको अगर घोड़े बनाने हैं, राइट, तो फिर रेस में घोड़े दौड़ाने हैं तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, लीडर की तरह ट्रेन करना पड़ेगा। वैसे मैंने तो मतलब सीए फर्म में और इसमें ज़्यादातर काम किया है। अच्छा, तो कॉमन एक मतलब प्रॉब्लम रहती है उसमें एम्प्लॉय रिटेंशन का प्रॉब्लम बहुत होता है कि लोग आते हैं, सीखते हैं, पर टिकते नहीं है। अच्छा, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या अलग कर सकते हैं? देखो सीए फर्म के कंटेक्स्ट में और मैं जनरल कंटेक्स्ट में भी बात करूंगा। पहले तो आप ये समझो कि टीम के रिलेटेड 6 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब नोट कर लो आप इसको कि 6 चीजें अगर आपने टीम के कंटेक्स्ट में बनाई है तो आपका धंधा तो बढ़ेगा, पर बंदा भी आपके से यहाँ पे टिका रहेगा। अच्छा। और इनमें मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि बंदा जब टिका रहेगा तो धंधा बढ़ने ही वाला है, राइट? धंधा और बंदा साथ में चलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्या 6 चीजें है? सबसे पहले है आस्क, अच्छा, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज बिफोर हायरिंग। ओके, हायर करने से पहले आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस जॉब के लिए क्या कैसा बंदा चाहिए। करेक्ट है। ज्यादातर लोगों को क्लैरिटी नहीं है, बोले जो आए उसको बिठा दो। दूसरा, जब वो आता है तो सेकंड पार्ट होता है रोल क्लैरिटी, कि जब आएगा तो करेगा क्या, पहले कौन सा बंदा आएगा, दूसरा आएगा तो करेगा क्या, तीसरा उसकी प्रोसेसेस, ओके, राइट, कि जब वो आएगा तो उस कैसे करेगा, ये कि क्या करेगा। तो बोले मेरे यहाँ पे जो बंदा आएगा सेल्स करेगा, कैसे करेगा, क्या बात करेगा, क्या स्क्रिप्ट है, जाके क्या बोलेगा, तो वो प्रोसेसेस है। स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेल्स की प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड मार्केटिंग की प्रोसेस, तो प्रोसेसेस बनी होनी चाहिए। बंदा आया, रोल क्लियर है, आपने प्रोसेस बना के रखी, अभी क्या करो, अभी ट्रेन करोगे उसको उस प्रोसेसेस का, वो तो बाहर से आया है, उसको आपकी प्रोसेस कैसे पता होगी, तो आप उसको ट्रेनिंग दोगे। तो चौथा पार्ट है ट्रेनिंग। पांचवा पार्ट है रिपोर्टिंग एंड रिव्यू। अगर हाथी को खुला छोड़ दिया ना तो हाथी तबाही मचाएगा, आपको उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब जानवर की तरह नहीं बात कर रहा हूं, बट कंट्रोल करना है मतलब रिपोर्ट्स होनी चाहिए आपके पास, रिव्यू करना है आपको उसको, राइट? तो आपके पास सिस्टम होनी चाहिए जहां पे आप उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करो, आपके पास सिस्टम होनी चाहिए जहां पे आप उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करो, आपके पास सिस्टम होनी चाहिए जहां पे आप उसके अच्छे परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करो, आपके पास अगेन सिस्टम होनी चाहिए कि बुरे परफॉर्मेंस को आप उसको उंगली दिखाओ कि भाई ये चल नहीं रहा है। एंड फाइनली है ग्रोथ, क्लैरिटी एंड कल्चर, राइट? अगर 7 चीजें बोले तो छठा है ग्रोथ, क्लैरिटी और 7वां है कल्चर, राइट? बंदा आता है तो उसको भी क्लियर होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मैनेजर बनूंगा, ये करूंगा पार्टनर बनूंगा, ये करूंगा डायरेक्टर बनूंगा। ज्यादातर बिजनेस में मतलब लिख के रखो, ग्रोथ क्लैरिटी नहीं है। मतलब मैं 2 साल काम करता हूं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं छोड़ देता हूं। आप खुद सोचो ना, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मुझे यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, मुझे बंदे ने ट्रेन किया है, मेरा बंदा लीडर जैसा है जो मुझे ट्रेन करता है और मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देता है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा? उसको मतलब जर्नी दिखाना जरूरी है कि तू यहाँ से क्या होगा तेरा आगे वाला सब कुछ। उसको हम बोलते हैं ग्रोथ क्लैरिटी। यहाँ पे मतलब मैंने देखा है अहमदाबाद में बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयर से वो बॉन्ड वाला सिस्टम रखते हैं। आपको क्या लगता है, सही है, करेक्ट है, मतलब कैसा है, क्या आपके थॉट है? अभी देखो सही गलत के मायने तो अलग अलग है, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन मानो तो मैं मानता हूं कि बॉन्ड नहीं करना चाहिए। मैंने तो इतने सारे लोगों से काम किया है, मैंने किसी से बॉन्ड नहीं करवाया है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर आप भले तो सब भले, अगर आप सही हो तो सब सही है। मतलब क्यों, मतलब लोग क्यों जाएंगे, आप सोचो ना। हम हमारा क्या होता है कि हमेशा हम हमारे एस्पेक्ट से सोचते हैं, राइट? अब अगर एम्प्लॉय के शूज में जाके देखोगे तो वो भी क्यों छोड़ रहा है, कल्चर सही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। अगर आप उसको फैमिली की तरह रखोगे, मैं अगेन आज गुरु पूर्णिमा है, मैं गुरु की बात करूंगा, मैंने जिनसे सीखा है, ठीक है, माई मेंटर यूज्ड टू कीप मी लाइक अ फैमिली मेंबर, और आज भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके पास वापस जाऊंगा। उन्होंने मेरे से कोई बॉन्ड नहीं करवाया है, राइट? उन्होंने मेरे से कोई चीज नहीं करवाई है, और फिर भी मुझे ऐसा है कि मैं उनके साथ काम करूं। तो वो एक लीडर का रोल है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनको याद कर रहे हो तो मतलब ऑफ कोर्स कुछ तो रहा होगा उनके अंदर। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। और मैं यही बोल रहा हूं कि हर एक बिजनेस ओनर को अगर एक लेवल से ज्यादा ग्रो करना है तो उनको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, उनको लीडर बनना पड़ेगा। आपका बंदा आपके यहाँ पे नहीं रहता है
क्योंकि आप लीडर नहीं हो। देखो वो कबीर बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा अच्छा दोहा है, मतलब मैं भूल गया, बट हर जगह ढूंढा और खुद में ही फिर पाया कि भाई बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, राइट। तो पूरा जग घूम के पता चला कि भाई सबसे बुरा तो मैं, राइट। तो भले यहाँ पे कुछ बिजनेस ओनर को बुरा लगेगा, लेकिन मैं अभी भी फिर से बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आप में है। करेक्ट। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो लोग टिकेंगे, अगर आपकी सिस्टम सही है तो लोग टिकेंगे, अगर आपने प्रोसेस बना के रखी है तो धंधा ग्रो होगा। तो जब चीजें नहीं हो रही है ना, दूसरों पे मत डालो ऐसा, मेरा बंदा सही नहीं है, मेरे को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, मेरा ये, बट ये क्यों हो रहा है? आप रूट कॉज तो देखो ना। रूट कॉज है यू आर नॉट अ लीडर, यू हैव नॉट डेवलप्ड स्किल, यू आर लैकिंग इन सर्टेन थिंग्स। योर टीम इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू। यस, राइट। एक मेरे मेंटर ही अगेन बोलते थे कि शो मी द टीम एंड आई टेल यू अबाउट द लीडर, राइट। आप टीम दिखाओ और मैं बोल दूंगा कि लीडर कैसा है। तो अगर टीम सही नहीं है तो गलती किसकी? लीडर की है, ओनर की है, बिजनेस ओनर की है। मेरे मेंटर भी ऐसा बोलते थे कि कभी देयर इज ऑलवेज अ बैड टीचर, नेवर अ बैड स्टूडेंट। यस, राइट। तो हर बिजनेस को मतलब सेल्स तो बढ़ाना होता है। अभी ग्रोथ की बात होती है तो जनरली लोग सेल्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो सेल्स अगर वो तो कॉमन प्रॉब्लम है हर बिजनेस की, अगर उसको बढ़ाना हो तो क्या क्या करना चाहिए? क्या 3 चीजें ऐसी करे बिजनेस में बंदा तो उसका सेल्स इंप्रूव होने लग जाएगा? सबसे पहले तो सेल्स की फनल बनाओ। फनल थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बट आप ये समझो मोटा मोटा कि आपके पास सेल्स की मल्टीपल चैनल होनी चाहिए। ज्यादातर बिजनेस ओनर की एक ही चैनल है, राइट। वो डायरेक्ट कंज्यूमर से ले रहे हैं, या तो B2B से ले रहे हैं, या तो किसी एक जगह से ले रहे हैं। उनकी सेल्स की एक ही चैनल होती है। करेक्ट। मैं जिनके साथ काम करता था, तो हमारे कुछ बिजनेस ओनर हैं जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, उनकी कम से कम 7-8 चैनल है जहां से सेल होता है। क्या बात। जब आप मल्टी चैनल से सेल आएगा ना, तो एक, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। दूसरा, जब एक नहीं चलता है तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चलता है तो जैसे पोर्टफोलियो होता है, बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो सेम वे डोंट हैव ओनली वन चैनल, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, सेल्स की प्रोसेस। मैं बिजनेस ओनर को पूछता हूं, जैसे तूने भी बताया कि लास्ट पर्सन ऑफ योर सेल्स टीम शुड बी लाइक यू। नाउ हाउ दैट लास्ट पर्सन ऑफ द सेल्स वुड बी लाइक यू? सेम प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए प्रोसेसेस बनानी पड़ेगी, स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ेगी। उसके लिए कॉल कैसे करोगे तो उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और फिर उस स्क्रिप्ट के तरह, फिर उस प्रोसेसेस के तरह बंदे को रिगरियस, आई एम यूजिंग द वर्ड रिगरियस, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट। और ट्रेनिंग को रिव्यू करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। तो जनरली फॉलोअप मतलब होता है, तो काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 3-4 बार से ज्यादा फोन करूंगा उसको तो क्या लगेगा, मेरे ब्रांड की इमेज खराब होगी, सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि इनके पास सेल नहीं है, ये बार बार मेरे को कॉल कर रहे हैं। और जनरली हमारे पास भी किसी एक जगह से बार बार कॉल आते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं। तो मतलब आपका क्या थॉट है, मतलब करना चाहिए ज्यादा बार, कितनी बार करना चाहिए, या तो नहीं करना चाहिए फॉलोअप, या तो फिर कैसे एक बार करके छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो सिंपल तो ये है कि जब तक सेल्स नहीं आए तब तक करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल सामने वाले को तो देना ही, करना ही नहीं है तुम्हारे साथ काम, तो फिर कब तो फिर वो कस्टमर नहीं है ना। देखो 2 चीजें, एक आप इसको इस तरीके से समझो कि पहला पॉइंट 1 ही, मतलब आप ये समझो कि फिल्टरेशन का क्राइटेरिया यही है कि क्या वो क्वालिफाइड बायर है, राइट। क्वालिफाइड बायर के 2-3 कंडीशंस है। जनरली मैं बोलता हूं मेन एस्पेक्ट है, मनी है, ऑथोरिटी है, नीड है, राइट। अगर सामने वाले बंदे के पास आपकी चीज लेने का पैसा है, उसको वो चीज लेने की नीड है। जैसे मैं बोलता हूं, मेरे पास बिजनेस ओनर आते हैं जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, उनको ग्रो करना है, वो कर पा नहीं रहे, राइट। तो उनकी नीड है, राइट। और वो बंदा डिसीजन मेकर है, उसकी ऑथोरिटी है। अभी अगर मनी है, ऑथोरिटी है, नीड है, आप उस चीज का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो फिर तो बंदा आना चाहिए। तो फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाते ना, मतलब क्या ऐसी कुछ चीजें, क्या स्किल वो डेवलप करे कि उसका कन्वर्जन बढ़ जाए? बताता हूं, बट पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि फॉलोअप करते टाइम आपने एक वर्ड यूज किया कि कई बार हमें लगता है कि वो क्या सोचेगा, वो इरिटेट होगा, राइट। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, वो क्या सोचेगा वो भी आप सोचोगे, तो वो क्या सोचेगा, राइट। तो देखो कृष्ण भगवान ने बोला है आप अपना कर्म करो। अगर आप सेल्स के बंदे हो तो सेल्समैन की तरह आपका कर्म क्या है? क्लोजिंग करना, राइट। तो आप क्लोजिंग करने के लिए हर एक एफर्ट्स डालोगे। अच्छा। अभी वो क्या सोचेगा तो उसकी प्रॉब्लम है, उसको पसंद नहीं आया तो बता देगा, उसको इरिटेट हो रहा है तो बता देगा। अगर वो नहीं बता रहा है और आप सोच रहे हो कि उसको इरिटेट हो रहा है, उसने तो बताया नहीं, करेक्ट है, तो इसका मतलब ये आपका असम्पशन है। और फिर से बताता हूं, पहला आपने बोला क्या स्किल होनी चाहिए, तो पहली स्किल सेल्स वाले की ये है कि अज्यूम कभी नहीं करना है, नेवर अज्यूम। मतलब बड़े अक्षरों में लिख के रख दो, नेवर अज्यूम। अज्यूम क्यों करें? उसको इरिटेट हो रहा होगा,
होगा है मतलब क्या, पता है, उसने बोला, लिखा आपको, गालियां दी, तो कैसे मान लिया आपने? फिर आप बोलते हो कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, होगा मतलब क्या, होगा मतलब अजम्पशन, मैं बोलता हूं अजम्पशन मत करो। करेक्ट। ये पहली चीज होगी। दूसरा, अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो देखो, द बेस्ट सेल कम्स व्हेन यू रियली केयर फॉर योर कस्टमर। करेक्ट। आप अपने कस्टमर के लिए केयर करोगे तो सेल्स आएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कस्टमर आपके पास आया है उससे, और उसको जब आप अपनी प्रोडक्ट दोगे तो क्या उसका भला होगा, उसका फायदा होगा? और अगर उसका फायदा हो रहा है तो आप 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार भी उसको बोलोगे ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा सुनना, इसको समझना। आपके घर पे छोटा भाई है, वो पढ़ाई करने से मना कर देता है, 10वीं में है, वो बोलता है मेरे को नहीं पढ़ना है, राइट? तो आप क्या बोलोगे, उसको पढ़ाई के लिए फोर्स करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। करूंगा ही ना, ऑफ कोर्स करूंगा। आगे आगे सबका चीजें बदल रही है, देख रहा है, और फिर वो ना बोल रहे तो कैसे होगा? बड़ो तो मना कर रहा है, तो हमको उसको फोर्स करके भी करवाएंगे। आपने 2 बार फोर्स किया और अभी तो एक्चुअली इरिटेट हो रहा है, वो बोल रहा है कि जयराज भाई मेरे को बताना नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो मार के भी करवाऊंगा उसको। क्यों मार के करोगे भाई? इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं पता ना कि इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मुझे ये बोल रहे हो कि जब सामने वाले के लिए चीजें इंपॉर्टेंट होती है तब वो इरिटेट भी हो, उसको मार के भी वो चीज करवानी चाहिए। करेक्ट। मैं तो हूं तो करवाऊं पक्का। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप उसके लिए इतना केयर नहीं करते हो जितना भाई के लिए कर रहे हो। सी देयर इज अ लैक ऑफ केयर। अगर आप अपने कस्टमर के लिए भी केयर करते तो उसके भी पीछे पड़ते, उसको भी समझाते, राइट? अलग अलग तरीकों से समझाते, राइट? आपने क्या है, एफर्ट ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यू डोंट केयर फॉर द कस्टमर। आपकी चीज से अगर उसकी लाइफ बदल सकती है तो आप कुछ भी करके करवाओगे। तो 3 ऐसी क्वालिटी मेरे को बताओ जो एक सेल्समैन में होनी ही चाहिए। 3, 1 2 3 कहाँ, ये 3 क्वालिटी है तो एक अच्छा सेल्समैन है। पहली क्वालिटी तो मैंने आपको बता दी कि ही शुड केयर फॉर द कस्टमर। ओके। ही शुड नॉट थिंक अबाउट कि आई विल सेल समथिंग एंड आई विल गेन आउट ऑफ इट। He should always think about customer. When you start thinking about customer, when you start caring about customer, when you start thinking in the terms of helping the customer, आपका सेल्स होगा। Correct. पहली चीज। दूसरा, फॉलो और निराश ना होना, जिसको हम बोलते हैं ना परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, राइट? ग्रिट जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम सीए वाले लोग हैं, राइट? एक अटेम्प्ट हो गया, दूसरा अटेम्प्ट हो गया, तीसरा अटेम्प्ट हो गया, हम हार नहीं मानते हैं। करेक्ट है। ऐसे सेल्स वाले की भी वो क्वालिटी है कि वो हार नहीं मानता। मैं तो ये बोलता हूँ, मतलब लिख के देता हूँ कि पहले 3 4 5 फॉलोअप में तो सेल्स नहीं आएगा, आप मान ही लो कि नहीं आया, आ गया तो बोनस है। करेक्ट है। तो वो एक नो के बाद, दूसरे नो के बाद, तीसरे नो के बाद, चौथे नो के बाद पूछते रहना, बताते रहना, केयर करते रहना, वो क्वालिटी होनी चाहिए। और तीसरा अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, राइट? हमेशा ये याद रखना, मैंने ये एनएलपी में सीखा है, इट इज नेवर व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से, राइट? हम होते हैं ना, दोस्त में गालियां दे देते हैं तो भी उसको बुरा नहीं लगता है। और कई बार सेल्स का बंदा अच्छी बात नहीं करता है, वो टोन उसका ऐसा होता है, सामने वाला फोन रख देता है, इरिटेट हो जाता है। आप समझो ना, आप ही ने बोला, इट्स नेवर अ बैड स्टूडेंट, ऑलवेज अ बैड टीचर। इट्स नेवर अ बैड कस्टमर, ऑलवेज अ बैड सेल्समैन। अच्छा, तो अभी जैसे आप भी सीए हो, 13 साल से आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर क्या 3 क्वालिटीज होनी चाहिए? या तो कि एक जो बंदा है जिसको एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है या तो प्रैक्टिस में एंटर करना चाहता है, तो उसके अंदर क्या 3 क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए जो अभी से डेवलप करना शुरू करे ताकि वो एक अच्छा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके या अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके? तो एक तो जैसे मैं अभी कहीं पे पढ़ रहा था, गुजराती में भी ये है और मारवाड़ी में भी ये है कि पहला तो आपको 1000 दिन देना है। करेक्ट। आप कोई भी नया धंधा शुरू करते हो तो आपको डटे रहना है। उसमें सेल्स होगा नहीं होगा, कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, आप डटे रहो। करेक्ट है। दूसरा, जब डटे रहने की मैं बात करता हूं तो फोकस्ड, और दूसरा राइट डायरेक्शन में डटे रहो। ठीक है, आपका ध्यान धंधे में होना चाहिए। करेक्ट है। कई बार ये होता है ना कि धंधा तो कर रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है। आप शेयर मार्केट का भी कर रहे हो, आप बेसिकली 2-4 और स्टार्टअप खोलने का भी कर रहे हो, तो आपका प्रैक्टिस में ध्यान ही नहीं है, राइट? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग है, आप बुक पढ़ना उनकी, वो बोलते हैं इट इज बेटर टू बी अ बेगर और rather it is better to be a king of small palace. Okay. It is better to be a king of small palace rather than a beggar of a bigger villa or bigger palace. मतलब कि बड़ी नगरी का नौकर हो जाए, उससे अच्छा है कि छोटी भी नगरी है उसका राजा बन जाए। अभी ये छोटी नगरी क्या है? छोटी नगरी मतलब काम। एक छोटा से भी काम लो ना तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा
उसमें फोकस जब आप करते हो ना तो यू बिकम किंग, अब राजयोग है वो, राइट? मैंने भी सुना था ऐसा कि इट टेक्स अ सिंगुलर फोकस टू बी एन ओवर अचीवर। यस, तुम्हारा एक तरफा ही ध्यान होना चाहिए, राइट? तो आप बोलते हो प्रैक्टिस डेवलप करना है तो 3 साल तक सिंगुलर फोकस रखो कि मुझे डेवलप करना है। करेक्ट। और तीसरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और सीए वाले लोग तो शायद मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा बिकम अ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन। आपको अगर धंधा डेवलप करना है, मैं तो अपने बिजनेस ओनर को ये सिस्टम देता हूं कि दिन का 2 घंटा आपका सेल्स में मार्केटिंग में जाना चाहिए। अगर आप सेल्स नहीं कर रहे हो, आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो धंधा नहीं बढ़ने वाला है। तो ये 3 क्वालिटी मैं बताऊंगा जो उनको होनी चाहिए। क्या बिल्ड कर रहे हो आप एआई में, क्या बिल्ड कर रहे हो? वो तो सस्पेंस है, राइट? आज गुरु पूर्णिमा की हम एक कंपनी बना रहे हैं। अच्छा। बट आप ये समझो कि एआई जो है ना, तो सब कोई जानते हैं, ये कोड बहुत बार आया है जो बोलता है कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, बट अदर द पीपल यूजिंग द एआई विल रिप्लेस यू। बट एनीवे यू आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, ईदर एआई और ईदर बाय द पीपल। तो एआई जो है ना, वो बिजनेस की ट्रेजेक्टरी चेंज कर रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली मेरा पहले से पढ़ाई लिखाई का, पहले से सरस्वती माता की कृपा रही है, अभी लक्ष्मी माता की भी कृपा है, बट द वे थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब आप ये समझो कि पहले जो 10 साल में चेंजेस होते थे, 50 साल में चेंजेस होते थे, 100 साल में चेंजेस होते थे, वो अभी 1 साल में हो रहे हैं। और अगर आप उसको कोप अप नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस में, आप अपने लाइफ में एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो आप रह जाओगे। ये मतलब मैं लिखित में दे सकता हूं कि 2 साल के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली। तो एआई सीए को रिप्लेस कर सकता है क्या, ये बताऊंगा? अगेन कंट्रोवर्शियल है, बट मेरा तो परफेक्टली मानना है कि कर सकता है, तो छोड़ो, कर रहा है। मतलब अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, डेलॉयट और बिग 4 जो हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह पे कंसल्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू कर दिया है। बट तो कर सकता है, तो फ्यूचर की बात है। मैं तो बोल रहा हूँ हो रहा है, और रिप्लेस मतलब थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों ने ऐसा बोला था कि अच्छा कंप्यूटर है, ये सीए को रिप्लेस कर देंगे, सब कुछ उनका काम खत्म हो जाएगा। बट इवेंचुअली वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हुआ। तो मेरे को मतलब जनरली ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की तरफ लीड करेगा rather than रिप्लेस। बट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो लीड करेगा, बट वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कुछ लोगों के हाथ में जाएगी। क्वेश्चन है कि आप पर्दे के इस साइड में रहना चाहते हो कि उस साइड में रहना चाहते हो। इस साइड में जो लोग एआई को यूज करके उसके तरीके से ज्यादा डेवलप, जल्दी ग्रो कर रहे हैं, उस साइड में जहां पे बाकी के लोग जब सोच रहे हैं। तो आर यू अ क्रिएटर और अ कंज्यूमर ऑफ एआई थिंग्स, दैट्स यू हैव टू डिसाइड। एआई कैसे, जैसे बिजनेस कोचिंग आप करते हो, बहुत सारे बिजनेस के साथ डील करते हो, तो एआई कैसे हेल्प कर सकता है बिजनेस ओनर को? बहुत सारी जगह पे हेल्प कर सकता है। जैसे आप सोचो कि अभी ज्यादातर जो काम है, रिपीटेटिव टास्क है, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपका इनवॉइस क्रिएशन का है, मेरे एक बिजनेस ओनर है अक्षित करके, राइट? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफी अच्छी उनकी प्रैक्टिस है। अभी उनका इनवॉइस का मेरी उनसे बात हुई कि आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे जाता है, तो बोलते हैं इनवॉइस मेकिंग में मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है, राइट? तो हमने उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाया है जहां पे इनवॉइस का कोटेशन देने से लेके, कोटेशन के बाद फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद इनवॉइस क्रिएशन होता है, इनवॉइस क्रिएशन के बाद पेमेंट फॉलोअप होता है, और पेमेंट फॉलोअप के बाद पेमेंट आ गया, उसकी टैली में एंट्री होती है। यहां तक की सारी चीजें एआई कर रहा है। मतलब जिस चीज में उसकी और इनकी टीम का डेली का 3-4 घंटा जा रहा था, वो आज एआई कर रहा है, उनका 3-4 घंटा सेव हो गया। दूसरा, अगर सीए के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं तो बहुत सारे सीए का एक एस्पेक्ट होता है कि जब भी ड्यू डेट से, राइट, तो रिमाइंडर के कॉल जाते हैं, मैसेज जाते हैं। फिर बेसिकली पेमेंट के लिए बहुत सारे, मैंने भी सीए किया है, तो क्या होता है कि दिवाली टू दिवाली हिसाब होता है, पैसे बाद में आते हैं, राइट? तो पेमेंट के लिए बहुत सारे कॉल्स जाते हैं। अभी हमारे एक बिजनेस ओनर है, उनके यहाँ पे हमने एआई कॉलिंग एम्प्लॉय बनाया है। समझना, एआई कॉलिंग एम्प्लॉय जो फिजिकल एम्प्लॉय को रिप्लेस कर रहा है, राइट? उस बंदे को आपने डेटा डाल दिया है, तो वो एआई कॉलिंग एम्प्लॉय है। वो ड्यू डेट के 3 दिन पहले सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो क्लाइंट्स है उसको कॉल करेगा कि सर मैं मिस्टर महेश बोल रहा हूँ, उमंग बोल रहा हूँ, जो भी है, राइट? हम ये पर्टिकुलर फर्म से बात कर रहे हैं, उमंग ठक्कर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उमंग ठक्कर एंड कंपनी में से बात कर रहे हैं, और आपका ड्यू डेट है, आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिए, और आपका ड्यू डेट है, आप ये कर दीजिए, और आपका पेमेंट का ये चीज कर दीजिए। तो जनरली ऐसा नहीं रहता कि अपन जब खुद कॉल करते हैं तो इमोशन होता है उसमें, एक अपनी लैंग्वेज। एआई जब बात करता है, लोग इतना ज्यादा नहीं करना चाहते बात। ऐसे तो मुझे बताओ, आप जब व्हाट्सअप करते हो तो उसमें क्या इमोशन है? बट व्हाट्सअप में भी तो आप रिमाइंडर डालते ही हो ना। बट वो तो मैसेज है ना, मतलब एक फोन पे बात, तो ये भी तो कॉल है, ये भी तो एक एक्शन है ना जो करना है, वो फिजिकल एम्प्लॉय नहीं कर रहा है। और एक चीज समझना आप यहाँ पे, जब मैं एआई एम्प्लॉय की बात करता हूं तो एआई एम्प्लॉय का फायदा क्या है? एक, हर दिन काम करेगा, कोई छुट्टी नहीं है। दूसरा, मूड के आधार पे काम नहीं करता, कोई टेंट्रम नहीं है। तीसरा, आपने बोला बंदा आता है पर टिकता नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, राइट? चौथा, रात के 12 बजे भी काम करवा सकते हो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, सस्ता है।
तो मुझे बताओ, अगर आप मुझे बताओ, आप बिजनेस ओनर हो, आपको एम्प्लॉय का खर्चा महीने का 30,000 रुपए का है, तो साल का आपने 3 लाख 60,000 4 लाख रुपया खर्चा कर दिया। उसके सामने आपको 50 60 70 हजार में एक एआई एम्प्लॉय मिल रहा है जो उसका काम कर रहा है, आपका 3 लाख बच रहा है, प्लस इतने बेनिफिट मिल रहे हैं। आप एम्प्लॉयज को यूज करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहिए, डेफिनेटली। तो मेरे को ऐसे 3 टूल बताओ जो हर बिजनेस ओनर को यूज करने चाहिए एआई के। एआई के अगर मैं 3 टूल के बारे में बात करता हूं, राइट, एआई के अगर मैं 3 सिंपल टूल के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहला जो टूल है, अभी रिसेंटली आप मानुष या तो आप जेनस्पार्क करके एआई है उसको यूज कर सकते हो। वो एजेंटिक एआई पे काम करता है, उसको आप टास्क देते हो, टास्क करके देता है, वो आपके लिए रिपोर्ट बनाएगा, वो आपके लिए रिसर्च करेगा, वो आपके लिए पीपीटी बनाएगा, वो आपके लिए पीडीएफ बना सकता है, तो वो बहुत सारी चीजें करके देता है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो वीडियो और कंटेंट रिलेटेड आप यूज कर सकते हो, जेमिनी एआई यूज कर सकते हो, या तो हेजन करके हैं आप यूज कर सकते हो। बाकी देखो ओपन एआई, ग्रॉक, ये सारी चीजें तो लोग यूज करते ही हैं। और तीसरा अगर मैं बोलूं तो स्पेसिफिकली आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारे मानुष के साथ साथ अगर मैं एक और अगर सिंपल बताता हूं तो एजेंटिक एआई के लिए यू कैन बेसिकली यूज N8N, राइट, एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है N8N, जिसमें आप आपके सारे वर्कफ्लो ऑटोमेट कर सकते हो। अच्छा, यस। तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताओ मेरे को कि स्टूडेंट को अगर 3 अच्छे टूल बताओ जो स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, ऐसे क्या है? बिजनेस ओनर के बारे में अभी आपने बताया, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताओगे कैसे, वो क्या हेल्प हो सकती है? तो गूगल का नोटबुक LLM है, ओके, बहुत बढ़िया टूल है। मतलब ये तो बिजनेस ओनर के, आपने 3 पूछा इसलिए मैंने नहीं बताया, बट नोटबुक LLM है। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो डाल सकते हो, यूट्यूब से एक वीडियो उठा लो, डाल दो, पीडीएफ डाल दो, और फिर उसमें आप बोल सकते हो कि मुझे इस यूट्यूब का समरी दे दो, मुझे इसके 3 बेस्ट पॉइंट दे दो। कोई पीडीएफ है आपके पास, सपोज इंस्टीट्यूट का कोई बुकलेट है आपके पास, पीडीएफ आपने अपलोड किया, फिर आप उसमें पूछ सकते हो इसमें से मुझे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दो, तो समरी करके दे देगा, तो उसका बहुत सारा टाइम से हो जाएगा। तो एक वो जो यूज कर सकता है वो नोटबुक LLM यूज कर सकता है। दूसरा वो बेसिकली चैट जीपीटी या तो कोई भी जो मतलब नॉर्मल चैटबॉट है उसको यूज कर सकता है, जहां पे वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझना, कि आपको इंटरव्यू पे जाना है, राइट, आप चैट जीपीटी को उसकी तरह प्रॉम्प्ट कर सकते हो। आप O3 मॉडल है उसका ओपन एआई का, उसको वो प्रॉम्प्ट कर सकते हो, उसको तैयार कर सकते हो। वो आपके इंटरव्यू की तरह आपको रोस्ट करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पता चलेगा कि मैं तैयार हूं कि नहीं। तो सेम स्टूडेंट की तरह वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आप जानोगे कि आपका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और तीसरा, प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे, जो आपका टाइम ट्रैकिंग करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, और फिर आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। सो फाइनल एक मैसेज दे दो कि क्या कहना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स को, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और जो मतलब इस फील्ड में उतरना चाहता है, उनके लिए क्या लाइफ लेसन है, आप बताओ। एक सिंपल चीज तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि फोकस ऑन क्रिएटिंग सिस्टम प्रोसेसेस, बी अ लीडर, ट्रेन पीपल, डेलीगेट थिंग्स, एंड वर्क ऑन योर सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप ये 3-4 चीज़ें करते हो, प्रोसेसेस बनाते हो, ट्रेनिंग अच्छी करते हो, खुद भी ट्रेनिंग लेते हो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हो, सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हो, तो मोटा मोटा आपका धंधा चलेगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन जयराज रावल को क्या आशीर्वाद देना चाहते हो, ये बताओ। आपका ये पहला पॉडकास्ट है, तो मैं बोलता हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं उनको, और फिर हमारे प्रधानमंत्री को भी पॉडकास्ट में लेके आओ। ये मेरा आपका ब्लेसिंग्स है। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू, डू वॉच इट, राइट, और आपके कमेंट्स से सारी चीज़ें बताइए कि कैसा रहा। थैंक यू, नमस्ते।